तो आज के सेशन में आप सभी को समान अध्ययन जीके जीएस के 6 सब्जेक्ट हम लोग रिवाइज करेंगे, जिसमें से इतिहास होगा, इतिहास के बाद भारतीय संविधान होगा, संविधान के बाद आपका भूगोल का विषय वस्तु होगा और भूगोल के बाद जो है पर्यावरण, पर्यावरण के बाद हमारी सामान्य विज्ञान भी प्रॉपर लेकर के चल रहा हूँ आपका, और इसके बाद आपका जो है अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि कैसे आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करें। यहाँ पे रैंडम टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ, जितना आप संभाल पाएंगे केवल उतना ही लेकर के चल रहा हूँ। ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई ओवरलोड मैं लेकर के चल रहा हूँ। मैं किसी तरीके का ओवरलोड नहीं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बता दी जाएँ। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप संभाल पाएंगे, उसी को लेकर के मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मेरे साथ बने रहना है और जितना मैं आपको बताऊँ उस पर भरोसा रखना है। निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो भी आपको बेनिफिट होगा। तो पहला टॉपिक आपको हम इतिहास का टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे, और इतिहास में ये एक पुस्तक है। पहले मैं आपको पुस्तक और लेखक बता रहा था, एक लिस्ट बना रहा था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके स्टेट पीएससी में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जब आप कोई मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो पुस्तक और लेखक साहित्यिक स्रोत के तौर पर भी होते हैं। तो ये वैसे तो प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख के मैं आपको फैक्चुअल डेटा बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप मेंस में भी इन डेटा का यूज कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक है आपकी मत विलास प्रहसन। ठीक है, इसके लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, पल्लव नरेश, पल्लव वंश के शासक थे, जिनका नाम था महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन एक पुस्तक लिखी गई, और इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस पुस्तक में जो है उस समय जो धार्मिक आडंबर थे, धार्मिक परंपराएं है ना, एक परिहास नाटक के तौर पे इसमें जो है धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। तो ये पुस्तक जो है मत विलास प्रहसन किसने लिखी है? पल्लव वंश के शासक आपके महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई है। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतिहास के अंतर्गत एक तो ये हो गया मत विलास प्रहसन। तो ये किसने लिखी है? आपके पल्लव महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई आपकी मत विलास प्रहसन। ठीक है, एक कटाक्ष है, एक नाटक है ये धार्मिक आडंबरों पर। इसके बाद एक पुस्तक है आपकी 10 कुमार चरितम। एक इसके राइटर हैं डांडी। राइटर कौन है? डंडी। ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपके। डंडी के द्वारा लिखी गई है 10 कुमार चरितम। क्या लिखी गई इनके द्वारा? 10 कुमार चरितम। तो 10 कुमार चरितम के साथ साथ डंडी ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है काव्यादर्श। 10 कुमार चरित के साथ साथ एक पुस्तक और है काव्यादर्श। डंडी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। पहला है आपका 10 कुमार चरित और दूसरा आपका है काव्यादर्श। इन दोनों की रचना डंडी के द्वारा की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डंडी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, 10 कुमार चरित और काव्यादर्श। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदू धर्म में जो एक सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है वो है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृतियां में टोटल 8 है, 18 स्मृतियां हैं। इसमें टोटल कितनी है? 18 स्मृतियां। इस पुस्तक को लेकर काफी सारे डिबेट और विवाद भी बने रहते हैं, चर्चा में हमेशा ये पुस्तक रहती है। तो इसकी रचना मनु के द्वारा की गई थी और इसमें प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित पुस्तक है आपकी। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में मनुस्मृति के बारे में बताया गया, और जो हिंदू विधि के तौर पे भी मनुस्मृति को माना जाता है। ठीक है, तो मनु को प्राचीन भारत का प्रथम महान विधि निर्माता के तौर पे भी जाना जाता है, जिसने उस समय जो है विधि निर्माण और एक जो है ये पुट बनाया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति। ठीक है, ये आपकी 18 स्मृतियां इसमें सम्मिलित हैं और ये मनु के द्वारा लिखी गई। एक बार सभी लोग सेशन को जो है मैं श्रीवा जी कह रही सर जीपीएससी में 7 बजे की क्लास से जितना कराया था सब आया था, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, फीडबैक देने के लिए। देखिए, एटलीस्ट अभी 7 बजे वाला सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, बहुत सारे टॉपिक आपके कवर होते जाएंगे। मतलब इतना एनर्जेटिक सेशन है ये। इस सेशन में इतने सारे टॉपिक हैं जो टॉपिक आपको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग सकता है, और मैं बहुत सेलेक्टिव होकर के आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप भरोसा रखिए। करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के साथ ये दोनों आप लोगों के लिए रामबाण है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और आंसर राइटिंग का सेशन सुबह हो ही रहा है, उसमें लिखना सीख रहे हो। तो हम एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। हम पूरे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। हाँ, साक्षात्कार का भी मैं एक साप्ताहिक सेशन लेने आ रहा हूँ।
ठीक है, मैं जल्द ही साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए भी आप लोगों के लिए एक साप्ताहिक सत्र लेकर के आऊंगा। उसकी मैं सूचना आपको दूंगा कि वो सेशन कब होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक इंटरव्यू का भी सेशन आपका चले, जिसमें मैं आपको जो भी इंटरव्यू चल रहे हो हाल फिलहाल में, उसको लेकर आप लोगों को कई सारे जो है बेनिफिट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को इंटरव्यू को लेकर, बहुत सारे जो है उलझने होती है, वो अभी से मैं आपकी प्रिपरेशन चालू कराऊं, और जो उस समय सर्टेन इंटरव्यू चल रहा हो उसको लेकर के भी मैं आपको अपडेट करता रहूं, बताऊं। तो इंटरव्यू का हमारा एक साप्ताहिक प्रोग्राम में जल्द ही लेकर के आऊंगा, ठीक है। मतलब इसी मंथ में आपका साप्ताहिक एक इंटरव्यू प्रोग्राम भी आ जाएगा। परीक्षा रणनीति का कार्यक्रम आ ही चुका है आप लोगों का। इसके अलावा हमारे ये 3 प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं, करंट अफेयर्स का, लिखना सीखें का, और ये वाला प्रोग्राम, ठीक है, महा रिवीजन का। बस अब आप लोग बस भरोसा रखिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, और आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि आपके उम्मीदों पर मैं 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये एक शिक्षक के तौर पे मेरा आप सभी से प्रॉमिस है, वादा है। बस एक छात्र के तौर पे मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि यदि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करो, 1 से 2 बार 3 बार रिवाइज करो, ताकि आपको ये चीजें हमेशा के लिए रह जाएं, ठीक है। तो एक पुस्तक आपकी ये है मनुस्मृति, ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, मनु के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। मृच्छकटिकम, ठीक है। इस पुस्तक में एक ब्राह्मण चारुदत्त और उज्जैनी की एक प्रसिद्ध गणिका थी वसंत सेना, उसकी प्रेम कथा पर यह पुस्तक लिखी गई है, मृच्छकटिकम, ठीक है। तो ये लिखी है शूद्रक ने। किसने लिखा है इसको? शूद्रक के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। इस क्वेश्चन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। शूद्रक के द्वारा लिखी गई है मृच्छकटिकम। तो इसमें चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी को लेकर के इसमें लिखा गया, ठीक है। संस्कृत की पुस्तक है आपकी, ये आप ध्यान रखिएगा, मृच्छकटिकम। अब देखिए इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये हैं सूरदास जी, ठीक है। सूरदास ने जो है इस तरीके से काव्यों को लिखा है कि वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सूरदास को सूर्य के समान कवियों में बताया गया है। तो सूरदास के द्वारा 3 महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई हैं। पहला है सूर सागर, दूसरा सूर सरावली, और तीसरा साहित्य लहरी, ठीक है। सूर सागर, ठीक है, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये 3 पुस्तकें सूरदास की हैं, ये भी आप लिख लीजिए। इसके बाद आपके नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा देखो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, कई सारी पुस्तकें, मैं कुछ मुख्य बता देता हूं। एक तो इनके द्वारा जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त पुस्तक है, आप सभी ने शायद पढ़ी भी हो आप में से, रामचरितमानस। ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, रामचरितमानस। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, है ना, ये सारी पुस्तकें तुलसीदास की हैं। तो ये भी आपको पता है अकबर के समकालीन थे उस समय, ठीक है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली पुस्तक है काव्य मीमांसा, ठीक है। अगली पुस्तक कौन सी आपकी? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा लिखी है राजशेखर ने, राजशेखर के द्वारा लिखी गई है काव्य मीमांसा, ठीक है। राजशेखर ने क्या लिखी है? काव्य मीमांसा। इसके अलावा भी राजशेखर ने 3-4 पुस्तकें और लिखी है। एक है आपकी विद्धशाल भंजिका, एक पुस्तक है आपकी विद्धशाल भंजिका, यह भी राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, भंजिका। एक और पुस्तक लिखी है राजशेखर ने, बाल रामायण, ठीक है। विद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, ये भी इनके द्वारा लिखी गई राजशेखर के द्वारा, बाल भारत। भारत क्लियर है सभी को? स्पष्ट है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे ऊपर वो जो मैसेज पड़ा है ना, वो मैसेज जो है पहले पिन किया गया होगा, अभी तक हटाया नहीं गया। मैं भी हटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। कोई मैसेज पड़ा हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम में तो मैसेज डाला था ना, कुछ टेलीग्राम में तो सूचना दी थी। टेलीग्राम में यदि मैं कुछ सूचित कर देता हूँ तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी भाई। ये पहले का है, काफी पहले पिन किया गया है, इस कारण से। अच्छा, काफी बच्चे इसी कारण से आज उपस्थित नहीं है क्या? हाँ, अब शायद हट गया होगा। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी शुरू ही हुआ है सेशन। तो काव्य मीमांसा राजशेखर की पुस्तक है।
राजशेखर के द्वारा विद्यासाल भंजिका भी लिखी गई है, बाल भारत भी लिखी गई है और बाल रामायण भी लिखी गई है। क्लियर है, स्पष्ट है भाई? ठीक है, तो एक पुस्तक ये आपकी हो गई। तो ये आपकी मुख्य पुस्तकें हो गई। काव्य मीमांसा मैंने आपको बता दी, तुलसीदास की कई सारी रचनाएं बता दी, सूर्यदास की बता दी आपको, ये बता दी मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई, मनुस्मृति के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद काव्यादर्श और एक आपकी जो है 10 कुमार चरित, ये डांडी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, और एक पुस्तक आपकी ये मत विलास प्रेषण है, ये महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई है, और महेंद्र वर्मन के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी देखो आने वाले समय पे ना मैं इतिहास के जितने भी मतलब वंश हुए हैं ना, उनकी वंशावलियां किसी दिन पढ़ाऊंगा, मतलब लेंगे सभी प्रमुख वंशावलियों को रट जाएंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, वो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है, तो मतलब सीक्वेंस वाले क्वेश्चन फिर गलत नहीं हुआ करेंगे आपके। अब चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट भारत का संविधान है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट क्या है? भारत का संविधान। तो आज कई सारे आर्टिकल देखेंगे। चलिए, हाँ ठीक है, थैंक यू। अब चलिए संविधान से देखो काफी आर्टिकल याद कराए। मुझे एक बार बच्चे बताएं, जितने लोग संविधान पढ़ रहे थे, आप लोग बताइए कि संविधान को लेकर आपके कितने सारे आर्टिकल मैंने याद करा दिए। मतलब लगभग अभी तक नहीं होगा तो 60-70 आर्टिकल आप लोग को ये रट जाने चाहिए, जितने मुख्य मैंने बताए हैं। अभी आर्टिकल पूरे खत्म नहीं हुए, आर्टिकल अभी पूरे करेंगे। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही सारे बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो अगला आर्टिकल है आपका, इसके अंतर्गत कुछ आर्टिकल यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, सारे आर्टिकल एक बार क्रम से देखते जाना। आज आर्टिकल 19 देखेंगे। हाँ, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16, वैसे आर्टिकल 17 भी पूछता है कई जगह पे। वैसे आपको पता भी होंगे, ये आर्टिकल बहुत बेसिक आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं, तो शायद मुझे लगता है आपको पता होगा। आर्टिकल 16 भी, आर्टिकल 15 भी, आर्टिकल 14 भी। ठीक है, अब चूंकि ये आर्टिकल आपको आमतौर पे पता है तो मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूं। आर्टिकल 12 और 13 तो आपको पता ही होंगे। 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में आपका जो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, आच्छादन और पृथक्करण का सिद्धांत, मतलब मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां नहीं बनाई जा सकती हैं, वो अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर 3, 2, 1 इतने निपटा दिए मैंने। देखो मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं 1 से लेकर 19 तक में। ठीक है, तो 19 तो आप सभी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे बड़ा आर्टिकल मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई, संविधान में कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आर्टिकल 13 मुझे बहुत पसंद है। आर्टिकल 32 तो ही है, लेकिन आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपके। ठीक है, चलिए आर्टिकल 19 क्या कहता है? ये वाक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ठीक है, वाक स्वतंत्रता। अब देखो अभी आने वाले समय पे ना मैं एक एक आर्टिकल आपको पढ़ाया करूंगा, जैसे आर्टिकल 19 एक साथ पढ़ा दिया, फिर आर्टिकल 18 पढ़ दे। अभी तो मैं आपको रैपिड रिवीजन करा रहा हूं, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मैं सिंगल आर्टिकल भी आपको पढ़ाऊंगा, सिंगल आर्टिकल का भी रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो वाक स्वतंत्र आदि विषय से जुड़े हुए यहाँ पे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती थी, फिर इसको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहां पर दी गई हैं। तो वाक स्वतंत्र, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, है ना, निर्बाध आप घूम सकते हैं, शांतिपूर्वक आप अपने जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं अपनी बातों का, संघ और संगठन बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर के भी है आपका, तो वाक स्वतंत्र है आर्टिकल। आर्टिकल 18 जो है ना आपका, ये उपाधियों का अंत है, उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको डिटेल में बताऊंगा, और जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स वगैरह भी बताऊंगा आपको। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 आपका जो है, इसमें लोक नियोजन के पर अवसर की समता दी गई है, लोक नियोजन पर अवसर की समता, है ना, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें आपको बराबरी मिलेगी। लेकिन इसमें बहुत सारे सब क्लॉज हैं, जहां पर रिजर्वेशन की बात आती है वो भी यहां पे जोड़ा गया है। यानी कि राज्य जो है ना सकारात्मक विभेद कर सकता है। सकारात्मक विभेद मतलब, ठीक है,
कि राज्य किसी वर्ग के लिए जिसको लगता है कि वो समाज में काफी पिछड़ गया, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, अब आर्थिक तौर पे भी चीजें जुड़ गई हैं, आपका इकोनॉमिक रिजर्वेशन भी दिया गया है, तो उसके लिए आर्टिकल 16 में उपबंध किए गए हैं आपके। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। हाँ, मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सारे कोर्ट के केसेस भी बता दूंगा। वैसे पॉलिटी में मैम बहुत अच्छा आपको पढ़ा रही हैं, इंडियन पॉलिटी की जो लाइव क्लास है ना, आज आर्टिकल 16 ही पढ़ाना है ना आपकी क्लास में, तो आप लोग जरूर रहिएगा। मैम के द्वारा आपको एक एक आर्टिकल बहुत डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, जो पॉलिटी की हमारी पेड बैच है उसमें। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 15 आपका जो है, इसमें जो है ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 प्रकार से विभेद नहीं कर सकते, भी समानता के अधिकारों के अंतर्गत ही आता है आपका। ठीक है, जन्म, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इस पे जो है आपको विभेद नहीं किया जा सकता। और इस पे ये आपका समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार जो है, इसमें 2 बातें हैं, एक तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, दोनों बातें यहां पर दी गई हैं। आर्टिकल 5 आप नागरिकता से जुड़ा हुआ है, आपको सब पता है। जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान था। ठीक है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात की गई है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 3 जो आपका है, नए राज्यों के निर्माण को लेकर के है। नए राज्यों का निर्माण किससे जुड़ा हुआ है? नए राज्यों के निर्माण को लेकर। जो आपके एग्जिस्टिंग स्टेट है उन्हीं में से नए राज्य बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश। कोई बाहरी राज्य भारत में मिलना चाहे तो मिल सकता है। नए राज्यों का प्रवेश, सारे पावर संसद के पास हैं ये। ठीक है, संसद के पास हैं। और आर्टिकल 1 आपका, जो एक बड़ी लंबी डिबेट चल रही थी आपकी, है ना, भारत बनाम इंडिया को लेकर के, तो इसमें संघ का नाम दिया गया है, संघ का नाम दिया गया है भारत वर्सेस इंडिया को लेकर जो डिबेट है उसको लेकर के यहाँ पे सारी चीजें बताई गई। बताएं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, ये सब चीजें मैम ने आप लोगों को पढ़ाई होंगी, है ना, मैम ने एक क्लास में पढ़ाया ना, पॉलिटी की क्लास आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। ये आर्टिकल है आपके 19 तक में, मेन ये है। 19 वाक स्वतंत्रता, 18 उपाधियों का अंत, 17 अस्पृश्यता का अंत। एक चीज ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट में कई सारी बातें संविधान निर्माताओं ने लिखी हैं, लेकिन कई सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनको लागू करवाने के लिए हमें एक्ट बनाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है ना। जैसे आर्टिकल 17 है तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम इसके लिए जो है बनाया गया। तो संसद इन सब आर्टिकल्स को लागू कराने के लिए, जैसे आपका आर्टिकल 5 ही है, नागरिकता से जुड़ा हुआ है, तो नागरिकता को लेकर अब नागरिकता विधेयक है आपका। ठीक है, नागरिकता उसी से मिलती है। फिर नागरिकता को लेकर कई सारे अमेंडमेंट भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम पे। तो आपको पता है ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 1955 में, बना था नागरिकता अधिनियम, फिर उसी पे बहुत सारे अमेंडमेंट आपके चलते रहते हैं। तो संविधान के हो गए आर्टिकल मेन। अभी आगे और सारे काफी सारे आर्टिकल पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में एक कंसेप्चुअल टॉपिक लेकर के आया हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन मेंस में भी पूछा जाएगा, प्री में भी पूछा जाएगा, कई जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन को लेकर के। और देखिए, आपको पता है आज आप लोग विश्व का मानचित्र देखते हैं, विश्व का मानचित्र आज जैसा नहीं है। विश्व का मानचित्र पहले जो था ये समय के साथ परिवर्तित होता जा रहा है। विश्व का मानचित्र अभी भी जो है, आपको क्या लगता है आने वाले समय पे यही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो विश्व का मानचित्र जो आप देख रहे हैं ग्लोब पे या आप लोग एटलस पे, ये आज जैसा नहीं था, ये समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। बहुत सारे उच्चावच हैं इसमें, है ना, बहुत सारे स्थल भाग हैं, बहुत सारे जल भाग हैं। तो महाद्वीप और महासागर जो है आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। और इनकी उत्पत्ति को लेकर और विकास के विषय में अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। ठीक है, कई सारे वैज्ञानिकों ने कि कैसे महासागर का जन्म हुआ, महाद्वीप कैसे बने,
है ना, कैसे उच्चावच है इनमें, क्या इनमें समानताएं हैं, क्या इनमें असमानताएं हैं, इन सभी को लेकर के वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए। इन्हीं में से सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अलावा एक सिद्धांत और है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, वो मैं अलग से रिवाइज कराऊंगा आपका। यहां पे देखो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक दिन में नहीं रिवाइज होगा, इसको लेकर के थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल है। तो आज के सेशन में होगा, फिर कल के सेशन में होगा, हो सकता है नेक्स्ट सेशन में भी हो जाए, 2-3 दिन में। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आप इस कंडीशन में आ जाओगे कि आप मेंस का भी क्वेश्चन लिख पाओगे, प्री के क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो महाद्वीपीय विस्थापन को लेकर कई सारे जो है आपके भूगर्भ शास्त्री थे, जलवायु वेत्ता थे, जो लगातार इसको लेकर के काम कर रहे थे। जैसे कि 1620 में एक थे फ्रांसिस बेकन, सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया। फिर 1885 में स्नाइडर महोदय थे, इन्होंने बताया काफी चीजें। इसके बाद 1910 में एफजी टेलर महोदय थे, इनके द्वारा भी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। लेकिन 1912 में एक पर्सन आए जर्मनी के, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। ये जो आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखते हैं ना, ये दिया है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ये जर्मनी के थे वेगनर, ये एक जलवायुवेत्ता थे, और इन्हीं के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये चाहते थे कि जो इससे पहले जलवायु परिवर्तन हुआ, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, आधुनिक समय में जो महाद्वीप हैं ये क्यों इस कंडीशन में पहुंचे, तो इसका समाधान किया जाए, ठीक है। और इन समाधानों को लेकर के जो है इन्होंने प्रयास किया कि भाई क्या कारण है कि यहाँ पर जो है आज वर्तमान मानचित्र जो बना है। तो वेगनर लगातार इसको लेकर के काम करते रहे और इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इसमें कई सारी त्रुटियां हैं, आलोचना भी की जाती है, कई सारी चीजें इन्होंने बताई। तो अब इन्होंने क्या क्या बताया मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पहले जो था आपका एक ही महाद्वीप होता था, एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। पहले क्या था? एक ही महाद्वीप, एक ही महासागर, ठीक है। एक ही महाद्वीप का नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया, ठीक है। और एक ही महासागर का नाम था पैंथेलाशा। ये सभी जानते हैं, रफली मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेगनर ने बताया कि जब कार्बोनीफेरस ईरा चल रहा था उस समय पेंजिया का विघटन हो गया। कार्बोनीफेरस ईरा में पेंजिया का आपस में क्या हो गया? विघटन हो गया। और विघटन के परिणाम स्वरूप दो स्थल बने। जब विघटन हुआ तो विघटन के परिणाम स्वरूप दो स्थल बने। मैं एक बार थोड़ा सा एक मानचित्र दिखाऊंगा सीक्वेंस वाइज। ये देख सकते हैं, पहले पेंजिया था, ठीक है। पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो जो उत्तरी एरिया था आपका, इसका नाम था टेथिस भूसन्नति के उत्तर में जो था इसका नाम था लॉरेंसिया। क्या बना? लॉरेंसिया। और जो साउथ वाला हिस्सा था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। पेंजिया दो भागों में बट गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। यहां पे देख रहे हैं ये टेथिस सागर है। ये क्या है? टेथिस सागर। टेथिस भूसन्नति बोलते हैं इसको, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर के उत्तर का जो हिस्सा था इसको लॉरेंसिया कहा गया और इसके दक्षिण में जो हिस्सा था इसको गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। अब वेगनर ने बताया कि समय के साथ साथ इन सभी स्थल खंडों का क्या हुआ? विस्थापन चालू हुआ। विस्थापन चालू हुआ, जिसको इन्होंने बताया ये महाद्वीपीय विस्थापन है। मतलब महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, ठीक है। अब विस्थापन हुआ होगा तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, इसका ड्राइविंग फोर्स रहा होगा। मान लीजिए आप कहीं एक जगह पे बैठे हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा ना, है ना, जिसके कारण से आप एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाएंगे। जैसे अभी आप देखिए, गाजा पट्टी से बहुत सारे लोग जो है विस्थापित हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। ड्राइविंग फोर्स क्या है? इजराइल का हमला, है ना। इजराइल के हमले के कारण से लोग क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को तक जो है मजबूर हो गए। ऐसी ड्राइविंग फोर्स होते हैं। ड्राइविंग फोर्स मतलब रीजन क्या था, उसके पीछे का कारण क्या था? कई सारे कारण हो सकते हैं। कोई भी एक स्थल चीज है और इसमें मैं कुछ न्यूटन का बल लगाऊं तो ये क्या होगी? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ड्राइव करेगी, जाएगी, ठीक है। कोई ना कोई कारण होगा इसके पीछे का। तो अब बाद में इसके ड्राइविंग फोर्स को नकार कर दिया। जब प्लेट विवर्तन की थ्योरी आती है उसके बाद जो है, तो आप समझने का प्रयास करिए
सभी लोग जितने भी हैं, सबको समझ में आ रहा है? तारा कुमारी जी कह रही हैं सर आपका वीडियो देख करके बीपीएससी क्लियर हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तारा जी आपका। एमपी भोपाल जी कह रहे हैं सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको देख करके मैं भी टीचर बन गया, पढ़ाने लग गया। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है आपको एमपी भोपाल जी, और अच्छा करिए, बहुत बढ़िया करिए, खूब मेहनत करिए और बच्चों को जो है आप पढ़ाइए, ठीक है। ठीक है, जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं आप लोग अपने जीवन में तरक्की करिए और खूब मेहनत करिए। जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, और एक बार जब चयन हो जाए तो ये मत देखिएगा कि आप ग्रुप ए में हैं, बी में हैं, सी में हैं या डी में हैं। जिस भी स्तर में आप हैं, अब आपका काम है सर्व करने का, सर्विस करने का। तो आप फिर सर्व करिए, मेहनत करिए और परिश्रम करिए। ईश्वर आपको बहुत उपलब्धियां दे, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें, यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। और मैं प्रतिदिन किसी न किसी स्टूडेंट से ऐसे मिलता रहता हूं जो कि चयनित है। जैसे अभी पिछले दिनों मुझे एक बच्चा मिला, लखनऊ में मुलाकात हुई, और इस बार भी उसने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। इस बार उसका तीसरा इंटरव्यू संभवतः, मतलब 3 इंटरव्यू यूपी पीसीएस के दिए हैं और तीनों इंटरव्यू में कुछ कुछ मार्क्स से वो रह गया। इस बार संभवतः उसका जो है हो जाएगा। इस बार बहुत आसान्वित था वो बच्चा, और इस बार जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो कई बार जब मैं मिलता हूँ आप लोगों से, ऐसे ही रैंडम मुलाकात हुई उनसे, तो कई बार ऐसे बच्चे जो मिलते हैं। अभी एक बच्चा और मुझे मिले थे, मैं अभी गांव गया था तो वहाँ पर भी एक स्टूडेंट मिले, और उन्होंने 2 बार जो है मेंस, अभी 2 बार इंटरव्यू दिया था। इस बार भी उनका भी है। ये इस बार जो यूपी पीसीएस का मेंस हुआ है ना, उसमें काफ़ी बच्चे बहुत आसान्वित मिले मुझे। तो कई बार बहुत सुकून मिलता है कि यार आंसर राइटिंग के सेशन से बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हर बार जो है संस्थान से जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हो जाते हैं। एक दिन देखो आप लोगों का भी समय आएगा, आप लोग साथ में मेहनत करते रहिए और खुद से पढ़ते रहिए, भरोसा रखिए अपने आप पे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये गारंटी है। बिल्कुल खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे आप देखिए, ये मैंने आपको जो बताया, हाँ यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझ में आ रहा है ना? एक बार थोड़ा सा बताएं, सिद्धांत समझ में आ रहा है सभी को? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझ में आ रहा है क्या? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझ में आ रहा है क्या बच्चों? सभी को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने बहुत सिंपल बताया कि पहले शुरुआत में एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। कालांतर में ये क्या हुआ जो है, अब कारण बताऊंगा, उसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स वेगनर ने बताया कि ये क्यों अलग हो गए, क्या की रीजन रहा। तो वेगनर का वैसे ये पूरी तरीके से आगे चल के आपका क्रिटिसाइज होगा, आलोचना की जाएगी इसकी। उसने गुरुत्वाकर्षण बल को बताया इसका रीजन, गुरुत्वाकर्षण बल को। किसका गुरुत्वाकर्षण बल? सूर्य का और चंद्रमा का। बोला है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जो है आपके क्या हुए, आगे बढ़ गए। ठीक है, इनका जो है आगे आगे ये जो है ड्राइविंग फोर्स था, इसी कारण इनका विघटन हो गया, सारी चीजें हो गई। ठीक है, और ज्वारीय बल को, दूसरा पहला गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा ज्वारीय बल। ज्वारीय बल, ज्वारीय बल जो समुद्र में तरंगे हैं ना, बोला इन्होंने जो है महाद्वीपों को ये जो है गति प्रदान की। अब ये आगे चल के क्रिटिसाइज होंगे केवल इसी कारण से। गुरुत्वाकर्षण बल चूंकि इसका रीजन नहीं है, फिर वो संवहनीय धारा सिद्धांत, और फिर हम पृथ्वी का जब हम आंतरिक जो संरचना पढ़ेंगे, मैं आने वाले सेशन में आपको पृथ्वी का जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत बताऊंगा। तो वेगनर ने शुरुआत में लेकिन ये रीजंस दिए अपने, और इसके लिए बहुत सारी उन्होंने थ्योरी दी। ठीक है, इन्होंने ड्राइविंग फोर्स क्या बताया कि किस कारण से अलग हो, कि सूर्य और चंद्रमा क्या कर रहे हैं, ऊपर से इतना बल लगा रहे हैं कि ये
विखंडन हो गया इनका और ये अलग अलग चलने लग गए, अपनी अपनी दिशा में चलने लग गए। ठीक है, तो एक तो ये कारण बताया। आगे चल के ये देखो, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल निश्चित तौर पे हमारे ऊपर लगता है, पृथ्वी के ऊपर लगता है, लेकिन स्थल खंड में उतना प्रभावी नहीं होता है वो। ठीक है, वो जल में ज्यादा लगता है। तभी आप देखते हैं कि ज्वार भाटा जो आते हैं ना, उसमें सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अब इन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। प्रमाण में कल के सेशन में आपको बताऊंगा प्रमाण, और अगले सेशन में फिर आलोचना देखेंगे। एक साथ नहीं बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा तो फिर ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत ज्यादा चला जाएगा। इन्होंने बताया, इसको लेकर प्रॉपर एविडेंस दिए कि पहले एक साथ जुड़े थे, जुड़े होने का एविडेंस दिया, और फिर इसके बाद इन्होंने अलग मतलब इसको फिर बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। तो एक दो सेशन में मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पे श्रेया जी हैं। श्रेया जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखो आप लोग जब अच्छे फीडबैक देते हैं, वैसे फीडबैक आपका कैसा भी हो, मैं सभी पे काम करता हूँ, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद श्रेया जी। माई स्टडी माई वे, एक बार फिर से बता दीजिए। बहुत सिंपल सा है, बता तो दिया मैंने आपको, बहुत सिंपल सा है। देखो अभी चलेगा ये आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक बार सेशन को हल्का सा पीछे करके आप देख सकते हो। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए। सिंपल सा है, एक ही महासागर था, एक ही महाद्वीप था। अभी इसको आगे ड्राइविंग फोर्स पे अभी बात नहीं करेंगे, ड्राइविंग फोर्स में आगे चल के बताऊंगा कि पृथ्वी का पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझेंगे। मैं देखो आप लोग को फ्रेशर ही मान के चल रहा हूं कि आप फ्रेशर हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ज्योग्राफी के बहुत अच्छे जानकार हों, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारे टॉपिक पढ़ रखे हों, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग जीरो से मेरे साथ पढ़ रहे हैं और मैं जीरो से आपका रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, चूंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं तो इसकी आलोचना भी अलग से सेशन में करेंगे। प्रमाण से भी क्वेश्चन को प्रमाण में भी लिखना होता है और आलोचना में भी लिखना होता है, तो इनकी आलोचना हम देखेंगे। फिर एक टेलर महोदय, इससे पहले जो है उनका भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, उससे अल्फ्रेड वेगनर के विस्थापन सिद्धांत की तुलना भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो है यहाँ पर एक जलराशि है, इसको बोलते हैं हम जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र, जहां पे पानी होता है, जल की मात्रा होती है। आर्द्र भूमि, आर्द्र मतलब जो जल जहां पर हो, है ना, जो नमी युक्त क्षेत्र हो, जो नमी से भरा हुआ हो। ठीक है, तो आर्द्र क्षेत्र बहुत सारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो हमेशा नमी युक्त रहते हैं। कैसे? नमी युक्त। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार का इकोसिस्टम होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का इकोसिस्टम होता है, और ये पृथ्वी में स्पंज के तौर पे काम करते हैं। जो भी पानी होता है वो पृथ्वी के अंदर जाता है, तो ये स्पंज का काम करते हैं, पृथ्वी को छानने, पानी को सोखने का काम करते हैं, पानी को छानने का काम करते हैं, और ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलहटों से हटा करके जल को शुद्ध करते हैं, तो जल को प्यूरिफाई करने का काम भी करते हैं। तो पृथ्वी में बहुत सारी आर्द्र भूमियां होती हैं। तो आज पर्यावरण में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा मैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। उससे पहले हम एक बार समझते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मतलब नमी युक्त भूमि, जो भूमि हमेशा नमी से भरी रहे। ठीक है, तो देखिए जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, पृथ्वी पर जल व थल दोनों जगहों पे पाई जाती है। ठीक है, और आर्द्र भूमियों में बहुत बड़ा इकोसिस्टम पाया जाता है, बहुत बड़ा जो है आपका जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? भू क्षेत्र, जलीय और शुष्क स्थलीय परिस्थिति तंत्र के बीच का क्षेत्र आपका आर्द्र भूमि कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, जलीय और स्थलीय परिस्थिति तंत्र के बीच का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं। मान लो कोई बॉडी है, इसमें पानी ही पानी है, जल ही जल है। ठीक है, और एक बॉडी है जो केवल स्थल ही स्थल है। जहां पे स्थल और जल दोनों हो, जहां पे इन दोनों का समन्वय हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। स्थल ये है, ये जल है, और जहां स्थल जल दोनों हो ये आपका आर्द्र भूमि है। सिंपल सा आसान भाषा में समझा रहा हूं, जहां पे जल और स्थल दोनों है। उदाहरण के तौर पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देखिए। ठीक है, स्थल और जल बहुत सारा, यहाँ पे पानी ही पानी भरा हुआ है। तो नमी युक्त भूमि, आपके आसपास भी बहुत सारे नमी युक्त भूमि होते हैं, तो स्थल भी है, पानी भी है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे एक अलग प्रकार की बायोडायवर्सिटी से रिच क्षेत्र होते हैं। ठीक है,
अब इनके बारे में पहली चीज ये समझिए कि ये एक स्पंज की तरह काम करते हैं, ठीक है। शुष्क स्थलीय क्षेत्र में स्पंज पानी को सोखते हैं, ठीक है, पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करते हैं और तलहटों को हटा करके जल को शुद्ध करते, प्यूरिफाइड करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो बाढ़ में भी ये बहुत काम करते हैं आपके, ठीक है। बाढ़ के दौरान भी पानी को ये सोखते हैं और जो पोषक पदार्थ है उनको सीधे नदी में जाने से रोकते हैं, उनको अपनी तलहटी में रोक लेते हैं। जो पानी के पोषक पदार्थ है उनको अपने तलहटी में, तलछट में रोक लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी आर्द्र भूमियां हैं। अब इन आर्द्र भूमियों को संरक्षण करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ जिसको हम बोलते हैं रामसर सम्मेलन। एक कन्वेंशन हुआ रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को हुआ। 1971 को एक कन्वेंशन हुआ जिसको हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ जिसको हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। वैसे रामसर कन्वेंशन 1975 को प्रभावी हुआ, लेकिन रामसर कहां पड़ता है? ईरान में पड़ता है। कैस्पियन सागर है ना, कैस्पियन सागर के पास एक छोटा सा शहर है आपका रामसर कन्वेंशन, ईरान में पड़ता है। कहां पड़ता है? ईरान में। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के एक सम्मेलन किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के तहत टोटल वर्तमान में भारत में 75 आर्द्र भूमियां हैं। 75 आर्द्र भूमियां हैं आपकी, क्या है? 75 आर्द्र भूमियां वर्तमान में। 2022 में काफी सारी आर्द्र भूमियां जोड़ी गई थी, 11 नई आर्द्र भूमियों को जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बच्चों? ठीक है। रामसर कन्वेंशन, ये कौन है भाई? नटखट लड़का आप लोग किस किस नाम से अपना जो है आईडी बनाते हो? अब तो नटखट नहीं रहना चाहिए ना। अब आप लोग इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर आपका स्टडी मटेरियल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। ऐप में जाएंगे तो ऐप में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और आपको यदि बुक्स चाहिए तो बुक्स आपको पब्लिकेशन से मिलेंगी। देखो एक चीज और बता देता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे पब्लिकेशन से बुक मंगवाते हैं, तो वैसे हमारी कोशिश ये रहती है कि बुक बिल्कुल समय से आपको पहुंच जाए, लेकिन कई बार जो है पब्लिकेशन में मैं ये देखता हूं, मतलब ये मुश्किल से 3 से 4% ऐसा होता है कि बुक 1-2 दिन आपकी लेट हो जाती है। कभी भी मान लो 7 दिन के अंदर अंदर तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन कभी आपकी 1-2% लेट हो जाए कभी भी बुक, तो थोड़ा सा अपने अंदर तसल्ली रखना, ठीक है। बुक आपके पास पहुंचेगी। यदि किसी भी कारण से बुक आपके पास नहीं पहुंचती, संस्थान पूरी तरीके से आपको बुक आप तक पहुंचाएगा। इसके लिए भरोसा रखना। पूरा अभी तक का रिकॉर्ड है, जितने बच्चों ने ऑर्डर किया सबकी किताबें टाइम से पहुंची हैं, अन्यथा हमने रिफंड तक कर दिया यदि किसी को कोई दिक्कत हुई है, हर बच्चे तक। क्योंकि इंडियन पोस्ट के माध्यम से हम आपको पुस्तकें भेजते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा सा चार्जेस कम है इंडिया पोस्ट के, है ना। अदर जो कुरियर सर्विसेज है उनसे चार्जेस काफी कम है, ठीक है। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा मतलब विश्वसनीयता मुझे ज्यादा लगती है। मैं गवर्नमेंट सरकारी संस्थाओं पे ज्यादा भरोसा रखता हूं। वैसे परफॉर्मेंस के मामले में तो प्राइवेट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे जो सक्रियता से काम होता है, सरकारी में तो आपको पता है। लेकिन ये है कि काम हो जाएगा, आपका पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसके लिए ये मत सोचेगा कि कोई भी, तो बहुत रेगुलर है, कंटिन्यूअस है। और सारे बच्चों को बस ये बता देता हूं, कभी भी कोई टेंशन नहीं लेनी आपकी। पर डे यहाँ पे संस्थान में लगभग आपके 50 से 60 जो है ऑर्डर डिलीवर्ड होते हैं, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं। कभी कभी तो 100-150 ऑर्डर भी डिलीवर्ड होते हैं, लेकिन वो बच्चों तक पहुंच रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। कभी भी कोई दिक्कत आए आप संस्थान के पब्लिकेशन के नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब रामसर कन्वेंशन की टोटल मैंने आपको साइट बताई कितनी है? 75 साइट। कितनी है टोटल? 75 साइट है भारत में। 75 की 75 साइट तो मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, लेकिन मुख्य साइटें आने वाले समय पे मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ कन्वेंशन है, ध्यान रखिएगा। भारत ने इस कन्वेंशन को कब लागू किया? भारत ने इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 से लागू किया। हम कब इस कन्वेंशन को लागू करने वाले बने? 1 फरवरी 1982 को हमने भी इसको लागू कर दिया, रामसर कन्वेंशन को, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में टोटल रामसर, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 2439 रामसर साइट है। रामसर का मतलब आर्द्रभूमि साइट है। भारत में टोटल 75 आर्द्रभूमि साइट हैं, जिनको वैसे हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन 75 को रामसर कन्वेंशन के तहत क्या किया गया? आपका जो है साइट किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा साइट है यूके के पास। यूके के पास 175 साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत है। और भारत में भी, मतलब भारत में तो
अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, क्लियर है। 75 नंबर पे हैं हम, इसके बाद मैक्सिको का आता है, दूसरे का आता है। क्लियर है। मनोज शर्मा जी कह रहे हैं सर आजाद पब्लिकेशन का नंबर, हाँ आजाद पब्लिकेशन का नंबर आपका 8929821970 है। कभी भी कोई दिक्कत आती है इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, है ना, पूरी मदद की जाएगी आपकी, किसी भी बच्चे को इश्यू होता है। और एक नंबर 9115269789, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। 9115269789, इस पे भी कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, आपके हेल्प के लिए ही है। और आप कभी भी कोई भी ऑनलाइन बैच से जुड़ी हुई मदद यहाँ पे, बट कोई इशू आता है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये आपके 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर सेव कर लो, काम आएंगे आपके लाइफ में, जीवन में काम आएंगे। कभी भी आपको कोई भी पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्या है तो आप इनमें मदद कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये आजाद पब्लिकेशन का नंबर है और ये आजाद IAS एकेडमी, आजाद ग्रुप संस्थान का नंबर है। ठीक है, रामसर साइट मैंने आपको बताया भारत में टोटल 75 है। ठीक है, 75 साइट्स हैं ये टोटल रामसर साइट्स हैं सारी। अब मैं ये आगे धीरे धीरे आपको पूरी याद कराऊंगा, अभी एक साथ तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं टोटल आपको साइट आने वाले समय पे बताऊंगा, 75 की 75 साइट बताऊंगा, इंतजार करिए उसकी। ठीक है, इसके बाद एक और शब्द आता है मोन्ट्रेस्क रिकॉर्ड, इसमें यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में भी कल मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। आज रामसर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुआ आपका, चलिए, और अभी रामसर बहुत डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, मोन्ट्रेस्क रिकॉर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं साइंस पे, साइंस पे आ जाते हैं, साइंस के टॉपिक को करते हैं। ठीक है, साइंस में देखो मैं अभी भी आपको उपकरण और उनके उपयोग पढ़ा रहा हूं कि कौन कौन से उपकरण हैं और इनके क्या क्या उपयोग हैं। ये भौतिकी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, फिजिक्स के टॉपिक हैं आपके। ये आप देख रहे हैं, ये है आपका इवेपोरोमीटर, इवेपोरोमीटर, इवेपोरोमीटर ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं इवेपोरोमीटर है। वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर क्या है, जैसे मान लीजिए पानी है, सूर्य के प्रकाश से धरातल गर्म होता है और जल मंडल भी गर्म होता है आपका, तो जल किस दर से वाष्पीकृत हो रहा है, ठीक है, उसको नापने का काम ये करता है आपका। ठीक है, इवेपोरीमीटर भी बोलते हैं, इवेपोरोमीटर भी बोलते हैं, तो जो आपका वाष्पीकरण की दर है उसको इसके तहत मापा जाता है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है, अगला मापक यंत्र है, ये तो बड़ा जो है इंडोस्कोपी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, भगवान न करे आप लोगों को कभी इसका मौका है, लेकिन ठीक है, जो है डॉक्टर को जब ये लगता है कि सोनोग्राफी कर लिया, कोई इससे फायदा नहीं हो रहा, CT टेस्ट कर लिया, कई सारे टेस्ट होते हैं आपके स्टमक को लेकर के, तो उसी में से एक टेस्ट होता है आपका इंडोस्कोपी का। ठीक है, तो इंडोस्कोपी में डॉक्टर आपके शरीर के मुंह से एक आपका जो है, वैसे माउथ से भी होता है इंडोस्कोपी, रेक्टम की भी होती है, दोनों अलग अलग हैं, तो शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है आपका, इंडोस्कोप बोलते हैं इसको। ठीक है, इंडोस्कोप क्या करता है, बॉडी के अंदर इसमें एक कैमरा इंसर्ट किया जाता है और आपके बॉडी के आंतरिक अंगों को देखा जाता है कि कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, तो एक आपका है एंडोस्कोप, एंडोस्कोप, इसका प्रयोग, इसी को एंडोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका, आपके माउथ से आपके ऑर्गन्स के अंदर जो है एक कैमरा को इंसर्ट करते हैं, बहुत छोटा सा कैमरा होता है, और वो कैमरा जो है जा करके फिर मॉनिटर में आपकी एक प्रॉपर रिपोर्ट उसमें निकलती है इंडोस्कोपी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये है आपका। चलिए आगे चलते, अगला है फेदोमीटर, फेदोमीटर, फेदोमीटर जो आपका समंदर है, ठीक है, समंदर, सागर की गहराई मापने वाला ये यंत्र है फेदोमीटर, सागर की गहराई को मापता है फेदोमीटर, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये सागर की कितनी गहराई है उसको देखने का काम करता है फेदोमीटर, ध्यान रखिएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपका फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मीटर का काम क्या है, चुंबकीय प्रवाह को मापता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड को मापता है। ये क्या मापता है आपका, चुंबकीय प्रवाह को मापता है। फ्लक्स मीटर किसको नापता है, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय प्रवाह को, चुंबकीय प्रवाह को मापने वाला यंत्र है आपका फ्लक्स मीटर। किसको मापता है, फ्लक्स मीटर, चुंबकीय प्रवाह को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर,
गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मापता है विद्युत प्रवाह को, विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ये किसको मापता है? विद्युत धारा प्रवाह को मापता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ये है आपका विद्युत धारा प्रवाह को मापने वाला यंत्र है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेविमीटर। ये आप देख पा रहे हैं, ये है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर किसको मापता है? ये गुरुत्वीय त्वरण को मापता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण को मापने वाला यंत्र आपका क्या है? ग्रेविमीटर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण को मापता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला यंत्र ये है, ठीक है, ये आपका है जायरोस्कोप। क्या है आपका ये? जायरोस्कोप। जायरोस्कोप, ठीक है। जायरोस्कोप जो है कोणीय वेग को मापता है। किसको मापता है? कोणीय वेग को। कोणीय वेग, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओमेगा वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। कोणीय वेग को मापने वाला आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी को मापता है जायरोमीटर, ठीक है। ये आपका जायरोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर पानी से जुड़ा हुआ होगा निश्चित तौर पे, जहां पे भी हाइड्रो लगा है मतलब जल से जुड़ाव है उसका। तो ये आपका जो है मतलब जैसे दो प्रकार के द्रव हैं, दो प्रकार के लिक्विड हैं, ठीक है। दो प्रकार के द्रव हैं, जल है। मान लीजिए एक उसमें कोई द्रव जुड़ा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, और एक में वाटर भरा हुआ है। तो इन दोनों का तुलनात्मक घनत्व नापता है कि किसका घनत्व कितना है। दो प्रकार के लिक्विड हैं यदि, तो उनका तुलनात्मक घनत्व नापने का काम क्या करता है? हाइड्रोमीटर करता है, ठीक है। एक तो हाइड्रोमीटर है आपका ये, दूसरा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर अलग है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हाइग्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर तो तुलनात्मक घनत्व नापता है, ये आपका हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर का संबंध वायुमंडल से है। हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर का संबंध है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है आपका हाइग्रोमीटर, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है आपका हाइग्रोमीटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाइड्रोफोन, ये आपका हाइग्रोमीटर हो गया। नेक्स्ट है आपका, हाँ, नेक्स्ट है आपका हाइग्रोफोन। हाइग्रोफोन क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये जल है और जल के अंदर काफी सारे जीव जंतु रहते हैं, है ना। तो इन जीव जंतुओं के द्वारा जो भी बोला जाता है, जैसे इनके द्वारा कुछ भी बोला गया, तो इसकी एक आवाज होती है, एक वॉइस होती है, ठीक है। क्या है? इनकी एक वॉइस होती है। इन सब की एक क्या है? वॉइस है। इन सब की एक वॉइस है, ठीक है। तो इस वॉइस को मापने वाला अंतर्ध्वनि, जल के अंदर की ध्वनि को नापने वाले फोन को हाइड्रोफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन से क्या बोला नापा जाता है? अंतरजलीय ध्वनि को मापने वाला यंत्र आपका हाइड्रोफोन है। अंतरजलीय ध्वनि को मापता है ये हाइड्रोफोन, ठीक है। हाइड्रोफोन ध्यान रखिएगा, अंतरजलीय ध्वनि को मापने वाला यंत्र है आपका हाइड्रोफोन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाँ, लास्ट है आपका, इसका नाम है हाइड्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप, 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 ठीक है। हाइग्रोस्कोप क्या करता है? वातावरण में आर्द्रता जो है, जैसे वातावरण है आपका, वायु के साथ पानी रहता है, वायु के साथ जो नमी रहती है, पानी रहती है, इसी को आर्द्रता कहते हैं। मैं आसान भाषा में समझाऊं, मान लीजिए फ्रिज है आपका, फ्रिज से कोई भी बोतल आप निकाल के रखते हैं, तो आप देखते हैं उस बोतल में थोड़ी देर में पानी जम जाता है बाहर की तरफ, है ना। तो आपको लगता होगा कि ये बोतल के अंदर का पानी बाहर कैसे आ गया। दरअसल बोतल के अंदर का पानी बाहर नहीं आया, वायुमंडल में जो आर्द्रता है, जब वो पानी, वो हवा बोतल के साथ संपर्क में आई, तो उसमें जो जल की बूंदें थी वो उसमें चिपक गई। क्यों? क्योंकि बोतल ठंडी है आपकी और वायु गर्म है, तो ठंडी पानी में जो है जल धारण क्षमता, मतलब जल की बूंदें उसमें चिपक जाती है। गर्म वायु होती है उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो हाइग्रोस्कोप के माध्यम से हम क्या करते हैं? वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है इसका मापन करते हैं, और समय समय पे इसमें क्या परिवर्तन होता है ये भी हम देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका यंत्र होता है हाइग्रोस्कोप, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाइग्रोस्कोप क्लियर है सभी को? हाइग्रोस्कोप क्लियर है, ठीक है। हाइग्रोस्कोप क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए
अब आज के सेशन में नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय आय का मापन हम पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम, जिसमें मैंने जीडीपी पढ़ाया था। ठीक है, आप में से जो लोग बच्चे ऑलरेडी मेरे से पढ़ रहे हैं, जीडीपी पढ़ा था आपने, जीएनपी पढ़ा था आपने। ठीक है, जीएनपी पिछले ही सेशन में पढ़ाया था, पहले जीडीपी फिर एनडीपी और इसके बाद एनएनपी और जीएनपी, ये पूरा एक सीक्वेंस से चल रहा था। पहले मैंने आपको जीडीपी बताया था। जो लोग रेगुलर रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले वाले वीडियो देख लें, पिछले वीडियो में ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं आपके। जीडीपी, एनडीपी, इसके बाद जो है आपका जीएनपी, ये भी बता दिया था। अब आज चर्चा करेंगे हम एनएनपी की। एनएनपी बहुत सिंपल सा है, देखो एनएनपी बहुत सिंपल सा है। पहले तो जीएनपी मैंने आपको बताया था, जीएनपी के बारे में क्या बताया था। ठीक है, जीएनपी क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा, यहां पे क्या है, नागरिक हैं, नागरिकों के द्वारा। ठीक है, यहां पे क्या है, घरेलू सीमा का यहां पे सबसे बड़ा जो स्थान है, घरेलू सीमा। तो यहां पे घरेलू सीमा के अंदर जो है आपका इकोनॉमिक गतिविधि हो रही है, राजस्व से जुड़ी हुई गतिविधि हो रही है, वो सब जीडीपी में आएगी। यहां पे देश के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, वो आपका जीएनपी कहलाता है। ठीक है, तो जब हम जीएनपी में क्या करते हैं, ह्रास दर माइनस कर देते हैं, घिसावट को माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल आता है हमारा, ये एनएनपी निकल आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। ठीक है, पहले यहां पे लिख देते हैं, इसका आएगा जीएनपी। अब जिनको जीएनपी नहीं समझ में आएगा वो पिछला सेशन देखेंगे, तभी जीएनपी क्लियर होगा। ठीक है, जीएनपी तभी क्लियर होगा आपका। हाँ, मैंने पढ़ाया है, खूब अच्छे से पढ़ाया है, खूब अच्छे से पढ़ाया है, देखो कोई टेंशन नहीं है, इसको खूब अच्छे से पढ़ाया है। तो जीएनपी माइनस घिसावट कर देंगे। घिसावट मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था में आपको पता है, कोई भी कार्य हो रहा है तो टूट फूट हो रही है, घिसावट हो रहा है, ह्रास दर हो रहा है, मूल्य ह्रास बोलते हैं इसको, मूल्य ह्रास। ठीक है, इक्वल टू आपका आ जाएगा एनएनपी, और एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय बोलते हैं। यही क्या है, आपकी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, देश के नागरिकों के द्वारा, नागरिकों की आय, नागरिक जो हमारे देश के। ठीक है, तो आप सिंपल सा है, बहुत आसान है, ये आपका क्या है, एनएनपी है, सिंपल सा है। जीएनपी मान लीजिए कितना निकलता है, जीएनपी मान लीजिए निकलता है 5000। ठीक है, ह्रास दर कितना निकलता है, 500, तो एनएनपी कितना निकलेगा आपका, 4500। ठीक है, ये आपका एनएनपी निकलेगा, और यही आपका एनएनपी है, यही राष्ट्रीय आय, यही नेशनल इनकम है। सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, तो एनएनपी क्या करता है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को दिखाता है। ठीक है, और जीएनपी से मूल ह्रास या घिसावट को माइनस करके निकाला जाता है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज सोचिए, जो आपका जीडीपी होता है और दूसरा आपका जीएनपी होता है, जीडीपी और जीएनपी है ना, इसी से यदि मूल ह्रास निकाल दे, माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो आपका निकल आता है एनडीपी, और इसी से मूल ह्रास माइनस कर देते हैं तो ये एनएनपी निकल आता है। लेकिन यदि हम बात केवल इन दोनों की करें, जीएनपी की और जीडीपी की, तो यदि मान लीजिए इसमें, क्योंकि क्या क्या सम्मिलित है इसमें, घरेलू सीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घरेलू सीमा, इसमें आपका क्या, नागरिक इंपॉर्टेंट है, नागरिक, देश के नागरिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घरेलू सीमा और नागरिक दोनों इंपॉर्टेंट है। तो घरेलू सीमा में तो भारतीय प्लस विदेशी दोनों आते हैं, भारतीय भी आते हैं प्लस विदेशी भी आते हैं। ठीक है, जो देश की घरेलू सीमा में क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे केवल देश के नागरिक आते हैं, चाहे वो भारत में रह रहे हो, चाहे भारत में रह रहे हो या विदेशों में रह रहे हो, विदेशों में रहने वाले यहां पे नागरिक आते हैं। यदि मान लीजिए, अब चूंकि इसमें हम यहां पे केवल घरेलू सीमा के अंतर्गत कोई विदेशी कंपनी भी है, वो भी राजस्व अर्जित कर रही है, तो भी जीडीपी का हिस्सा होगा, लेकिन जीएनपी का हिस्सा नहीं होगा, जीएनपी में उसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो जीडीपी और जीएनपी कब बराबर हो सकते हैं, जीडीपी और जीएनपी तब बराबर हो सकते हैं जब भारत में रहने वाले विदेशी जो हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनका जितना भी राजस्व है, उनकी भी जो अर्जित आय है, उसके वो बराबर किसके हो जाए, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के द्वारा अर्जित आय के बराबर हो जाए, तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा मामला है। ठीक है, क्लियर है,
बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो सकते हैं यदि भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित आय दोनों बराबर हो जाएं, तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कोई अंतर नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जीडीपी इक्वल टू जीएनपी हो सकती हैं यदि ये विदेशी नागरिकों के द्वारा, ये विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक हैं और ये भारत में रह रहे विदेशी नागरिक हैं, इन दोनों की आय बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि इनको माइनस कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, तो इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें ये जुड़ा हुआ है, तो यदि इन दोनों की बराबर होगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो कॉमन है ना दोनों में, भारत के तो नागरिकों का दोनों में कॉमन है। लेकिन यहाँ पे घरेलू सीमा, यहाँ पे ना, ये शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, कोई भी कंपनी आती है इसमें विपिन जी, कोई भी कंपनी जैसे बीआई है आपका, वोडाफोन और जो है आइडिया है ना, तो वोडाफोन तो आपकी ब्रिटेन में शायद विदेशी की कंपनी है, भारत की नहीं है आपकी। तो उसके द्वारा यदि जीडीपी की बात करें तो उसके द्वारा जो भी राजस्व अर्जित किया जाएगा जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स है, वो भी आपकी विदेशी कंपनी है, तो उसके द्वारा जो भी आय आपकी अर्जित की जाएगी वो जीडीपी में जोड़ी जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि मतलब आप ये चीज मतलब बहुत सिंपल सा, इसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है आपको। ठीक है, और राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाएगी। राजस्थान में मान लो रिलायंस है, वो विदेशों में कोई भी राजस्व अर्जित करे तो वो फिर राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी। अब आगे चलो, नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगा साधन लागत क्या है और बाजार कीमत क्या है, नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे। और फिर इन पे हमारी राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, मार्केट प्राइस पे, और हमारी जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है जो है बाजार कीमत पे और साधन लागत पे, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट के बाद मार्केट प्राइस। ठीक है, ये समझेंगे। इसके बाद जीबीए के बारे में पढ़ेंगे, ग्रास वैल्यू एडेड क्या है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आने वाले सेशंस में देखेंगे। ठीक है, मैं पूरी आशा करता हूं कि मैंने आपको ये वाले कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर किए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मेरी पूरी कोशिश यही थी कि आपको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी समझ में आए। जो बच्चे रेगुलर रहे होंगे इस सेशन में उनको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी में आगे फिर चलेंगे, रेगुलर चलेंगे। ठीक है, तो ये आज आपके टॉपिक हो गए सारे के सारे, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से देखिए, पहले इतिहास में पढ़ा हमने, इतिहास के बाद राज्य व्यवस्था पढ़ा, फिर भूगोल पढ़ा, और भूगोल के बाद फिर हमने पर्यावरण पढ़ा, साइंस पढ़ा और इकोनॉमी पढ़ा। देखो, थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे और ये चलता ही रहेगा। आप इस रिवीजन के हिस्सा बनिए, आप भी मेरे साथ शाम को रिवाइज करिए, पढ़िए। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर रिवीजन चलेगा, रिवीजन होगा ही होगा, हर हालत में होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे। ठीक है, चलिए।